नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 8 वीडियो। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग ने लास्ट 1 से लेकर 7 तक में बहुत कुछ पढ़ लिए थे ना। जो बच्चे ये देख रहे हैं, जो बैठे भी तुम लोग हो, तो हम लोग ने अभी तक इस चैप्टर को, अब बिगनिंग पे नहीं है कि हाँ तुमको बहुत ज़्यादा बातें करें, क्वेश्चन कम लगवाएं। मेरा कंसर्न अब न्यूमेरिकल पे शिफ्ट हो चुका है प्रॉपर वे में। जो अभी भी कॉन्सेप्ट लेवल पे लैग कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या था, अभी तक क्या क्या हो चुका है, तो सिंपल सा आंसर है, जाकर 1 से 7 तक देखो पहले। अब ये हम तुम लोग कह रहे हैं जो सामने देख रहे हो वीडियो में। अब मेन बात क्या है ना कि हमने अभी तक इस चैप्टर में सीखा क्या है। ये बात मैंने डे 1 से समझाया था फर्स्ट वीडियो में, आज थोड़ा सा रिकॉल भी करते हैं। अभी तक हम लोग ने ये देखा है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, पार्टनरशिप फर्म, तो उस पार्टनरशिप फर्म के चलते वक्त चेंजेस होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये कोई अब नॉर्मल नहीं है कि भाई चेंजेस क्यों हो रहा है, एक न्यू पार्टनर क्यों आ रहा है, एक पार्टनर क्यों छोड़ के जा रहा है, या जो एग्रीमेंट पहले से हमारा था विच इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, जहाँ पे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि वो अपने प्रॉफिट को आपस में कैसे बांटेंगे। इवन लॉस भी होता है तो लॉस भी बांट सकते हैं, बट हम लोग मेनली प्रॉफिट पे फोकस करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। वो वहाँ पे मेंशन रहता है डीड के अंदर कि इक्वली बांटेंगे, किसे बांटेंगे। वो रेशियो भी साल दर साल बदल सकता है, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कि अगर किसी साल किसी ने पैसा अधिक लगा दिया बिजनेस के अंदर, तो वो बाकियों से कहेगा मुझे अधिक प्रॉफिट चाहिए बिकॉज मैंने पैसा अधिक इन्वेस्ट कर दिया इस साल। तो ये बदलता रहता है एज पर द सिचुएशन। तो अगर ये रेशियो चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो उस चेंज के वजह से बहुत सारे सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हो, इम्पैक्ट कह सकते हो, होता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। सबसे पहला क्या होता है जो डिस्कस किए थे कि पार्टनर्स का जो अपना शेयर होता है, शेयर किस चीज़ का, शेयर का हो या प्रपोर्शन का हो, जो भी, किस चीज़ का, प्रॉफिट का, वो बदल जाता है। मतलब जब जब रेशियो बदलेगा तो जिस अमाउंट पे, जिस प्रपोर्शनेटली वो प्रॉफिट पा रहे थे, मे बी इक्वली पा रहे थे 50% 50%, अब रेशियो चेंज होकर के हो चुका है 40 और 60। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी एक पार्टनर ने अपने 50% में से 10% घटा दिया तो उसका 40 हो गया, और किसी दूसरे का 50 से 60 हो गया, उसका बढ़ गया। तो मतलब एक रेशो बदलने से क्या होता है, किसी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग का प्रपोर्शन चेंज होता है, और उसमें 2 वर्ड्स आ जाते हैं जहां पे हमने काम किया। तो वर्ड्स क्या थे, आइदर कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जो मैंने कहा एग्जांपल दिया अभी, 50-40 हो गया, 10% घट गया, तो उसने सेक्रीफाइस किया इसका मतलब, और दूसरे का क्या हो जाएगा फिर ऑटोमेटिक। दोनों में से कोई एक कभी नहीं होता है, दोनों कंबाइंडली होता है। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो ये फैक्ट है, एक गेन करेगा, एक क्या करेगा। और अगर 3 पार्टनर है तो वहां पॉसिबिलिटीज है कि क्या पता एक नो गेन नो सेक्रीफाइस एंड बाकी दोनों गेन एंड सेक्रीफाइस। तुम ये कहो सिर्फ गेन होगा कोई सेक्रीफाइस होगा नहीं, या सिर्फ सेक्रीफाइस कोई गेन नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। तो ये पहला इम्पैक्ट था जिसमें लोग काम किए थे, हाउ टू फाइंड दैट विच पार्टनर सेक्रीफाइस विच पार्टनर गेन बाय अ फॉर्मूला क्या था कि अगर तुम्हें चेक करना है कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया या कौन पार्टनर गेन किया, तो फॉर्मूला क्या था, simply subtract their old proportion या old ratio to the, and subtract करने के बाद जब भी तुम सॉल्व करोगे, तो अगर सॉल्व करने प्लस में आंसर आ गया तो ये क्या हमारा, ये हमारा क्या था, सेक्रीफाइस। सॉल्व करने पे अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव में आया तो, हम थोड़ा रिकॉल इसलिए करा रहे हैं ना कि आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो अब चीज़ों को कंबाइंड करने वाला है, चीज़ों को जोड़ने वाला है। सेकेंड इंपैक्ट क्या था हमारा, गुडविल के वैल्यूएशन पे, किसका, पूरे फर्म का। कि बहुत बार देखा गया है कि जब भी रेशियो बदलता है ना, पार्टनर को ये बहुत अच्छे से पता है कि उनके ही एफर्ट से गुडविल बना है मार्केट में फर्म का। भाई और कौन आगे बना रहा है, 3 पार्टनर्स ने 30 साल मेहनत किया तब जाके गुडविल बना होगा मार्केट में फॉर एग्जांपल। तो अब इमेजिन करो अगर एक रेशियो बदल जाएगा ना, तो पता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हो सकता है फ्यूचर में जब कल को फर्म को बेचा जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा पैसा फर्म पाएगा अपार्ट फ्रॉम एसेट्स के वैल्यू के अबव, 10 लाख का एसेट्स था, 3 लाख का लायबिलिटी माइनस कर दी, कितना आया, 7 लाख। दैट इज द अमाउंट विच द पार्टनर विल रिसीव।
हो सकता है तुम 7 लाख के बजाय जिसको तुम बेच रहे हो पूरे फर्म को, तुम उनसे 2 लाख बढ़ाकर मांग रहे हो, 9 लाख मांग रहे हो, जस्ट बिकॉज तुमने 30 साल मेहनत किया है, गुडविल क्रिएट की हो। तो जिसको बिजनेस मिल रहा है तो उसको 30 साल मेहनत नहीं करना पड़ा, उसको बना बनाया बिजनेस मिल जा रहा है ना, तो तुमने उससे 2 लाख बढ़ाकर मांग लिया, वो पे भी कर दिया जस्ट टू गेट द बिजनेस ओनरशिप। तो वो 2 लाख जब तुमको मिलेगा एक्स्ट्रा, तो उस 2 लाख पे कौन क्लेम करेगा? पार्टनर्स। अब अगर रेशो बदल चुका था और किसी एक पार्टनर ने रेशो के दौरान, चेंज होने के दौरान सैक्रिफाइस किया है, अपना शेयर घटा लिया है, 50% से 40% कर लिया है, तो ये फैक्ट है। अब वो जो 2 लाख गुडविल एक्स्ट्रा मिल रहा है फर्म को बेचने पे, उस समय उस सैक्रिफाइस्ड पार्टनर को अखरेगा कि भाई कहाँ उसको उस पूरे 2 लाख का 50%, मतलब 1 लाख मिलता उसको, उस एक्स्ट्रा पैसे का कितना उसको मिलेगा? 40%, दैट इज 80,000 मिलेगा। तो उसको 20,000 घाटा हो रहा है इन फ्यूचर। अब वो फ्यूचर में जो घाटा होगा वो फ्यूचर में आएगा, देखा जाएगा, ये सोच के बैठ जाए कभी तो फ्यूचर हकीकत बदलेगा भाई, कभी तो फ्यूचर में वो फॉर्म बिकेगा इन फ्यूचर। तो होता क्या है ना, पार्टनर्स ऐसे फ्यूचर लॉसेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि भाई उसका आधी हिसाब कर दिया जाए, कि जो मुझे मान लेते 4 साल बाद फॉर्म को बेचने पे 20,000 का नुकसान होगा बिकॉज ऑफ दैट प्रॉफिट रेशो चेंज होने वजह से, तो इट्स बेटर जो हमसे फायदा पा रहा है, मेरे शेयर्स को हासिल कर रहा है आज, फ्यूचर में जो 20,000 का हमको नुकसान होने वाला था वो तो मुझे आज ही पे कर दो। तो इससे ये होगा ना कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है शेयर, अब उसको पता है कि भाई हमको पैसे मिल चुके हैं हमारे शेयर के सैक्रिफाइस का, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अब कल को जितने का बिकेगा फॉर्म, उसको अगर मिलता है 60%, मुझे मिलता है 40%, हम उसमें एक्सेप्ट करेंगे, खुश रहेंगे। तो ये जो लॉजिक है ना गुडविल का, ये इसी यहाँ पे आया था। बस ये ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है, क्या वर्ड लिखा है कि अभी तुमको एक्चुअली फर्म बेचा नहीं जा रहा है, तुम सिर्फ गुडविल को अनुमान लगा के आज जानने जा रहे हो, मतलब पता लगाने जा रहे हो कितना हमारे बिजनेस का कीमत आज है, ताकि हम अभी के हिसाब से जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना पैसा आज ही मांग लें अपने गेनिंग पार्टनर से, कि कल को फ्यूचर में हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश ना होने पाए इन टर्म्स ऑफ पैसे उसको ज़्यादा मिले, मुझे कम मिल रहा है, इस माइंडसेट लेवल पे। अब यहाँ तक हमने काम किया है, और इसी गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमने 3-4 मेथड्स पढ़े थे कि गुडविल कैसे वैल्यू करे फर्म का, हमारे फर्म का कितना कीमत है मार्केट में। 2 तरीका है जानने का, एक तो तुम जब बेचने जाओगे तुम उसी वक्त डिमांड कर दो मुझे चाहिए 4 लाख एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम एसेट्स के वैल्यूएशन ऊपर, तो वो जो तुमने 4 लाख एकदम रैंडम कह दिया बेचने के टाइम पे, तो वो तरीका होता है, बट अभी कहाँ फर्म बेचा जा रहा है। तो एक तरीका और था, वो क्या है, वो है हम अपने प्रेजेंट और बीते 3-4 साल के प्रॉफिट के बिहाफ पे अपने आज का गुडविल खुद काउंट कर ले, कैलकुलेट कर ले, जिसके लिए हमारे बुक में हमारे 12th के लेवल पे 3-4 मेथड्स दिए गए हैं गुडविल को निकालने के मेथड के लेवल पे। नाम क्या क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज नहीं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक और जोड़ लो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमारे पास 5 मेथड है और हमने पता है इन 5 पे डिटेल पे काम किया है। तो जो पीछे के हमारे वीडियोस हैं उस पे ही पूरा था। यहाँ तुमने एक्चुअली फर्म का प्रेजेंट गुडविल निकालना सीखा था, वैल्यूट करना सीखा था, कितने का उसका वैल्यूएशन चल रहा है। अब ये तुमने 2 एस्पेक्ट देख लिया कि जब प्रॉफिट ऐसे बदलता है तो इन 2 जगह पे इंपैक्ट होता है, तुमने दोनों पे काम किया। आज हम लोग इस पे काम करने वाले हैं। अब तीसरा एस्पेक्ट कि एक और ऐसा एरिया है जहां पे पार्टनर्स के बीच में क्लैश हो सकता है रेशो के बदलने के टाइम पे। पता हो कौन सा एरिया है? एक तो जो फ्यूचर में हमको नुकसान हो सकता है, वहां पे क्लैश ना होने पाए तुमने आज ही गुडविल निकाला और उसके अकॉर्डिंग अपना एडजस्ट कर लिया। अभी आगे दिखाएंगे एंट्री कैसे बनता है, जेन एंट्री। कौन गेन कौन सेक्रीफाइस, तुमने आज ही उसको पर्टिकुलरली सॉल्व करके जान लिया ताकि उसके अकॉर्डिंग चीजों को कैलकुलेट किया जा सके। यहां भी क्लैश अब नहीं होगा। अब एक और हिस्सा है, जो भी फर्म के अंदर ऑलरेडी अपीयर्ड रिजर्व्स, सरप्लसेस या फिर यू कैन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो भी इस टाइप की चीजें अपीयर्ड हैं। अपीयर्ड कहां पे हैं? बैलेंस शीट के अंदर।
बैलेंस शीट में कहाँ अपीयर्ड है? दो ही जगह होता है, या तो लायबिलिटी में होगा या फिर, अभी सब बताएंगे, बस हिंट कर रहे हैं हम। इन रिजर्व्स, इन सरप्लसेस, इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को लेके भी क्लैश हो सकता है पार्टनर्स के बीच में, रेशो बदलते वक्त। पता है कैसे? इमेजिन करो कि इस अपीयर्ड में एक रिजर्व रखा हुआ है कि किसी साल पार्टनर्स ने ज़्यादा कमा लिया, तो उन्होंने उस पूरे प्रॉफिट का करीब करीब 10%, मान लो 10 लाख कमाया था, उसका 10% कितना होता है? 1 लाख। तो पार्टनर्स ने उस 1 लाख को आपस में बांटने के बजाय क्या किया? फर्म के रिजर्व में डाल दिया। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उनको लगा कि चलो ठीक है, अभी पैसा सेव कर लेते हैं, आने वाले फ्यूचर में कभी नीड होगा तो उसको यूज करेंगे, इफ नॉट तो उसको आपस में बांट लेंगे अगर नीड नहीं हुआ कहीं पे। अब सवाल क्या है? ये रिजर्व मान लो, हाँ मान लो ये रिजर्व मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जिस समय रेशो नहीं बदला था, मान लो 1 लाख रुपए था, अब मान लो रेशो बदल गया, और रेशो ऐसे बदला है कि पहले इक्वली तो दो पार्टनर बीच में 50-50%, लेकिन जब रेशो बदला 40-60 हो चुका है। अब पता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? उस रिजर्व पे अगर रेशो नहीं बदला होता और वो रेशो यूज भी नहीं हुआ होता कहीं पे, तो नॉर्मली क्या होता है? वो रिजर्व पार्टनर्स के बीच में 50,000 बढ़ गया होता, सब हिस्सा बराबर है। बट इमेजिन करो कि अगर रेशो बदल चुका है, 40-60 हो चुका है, तो ये तो फैक्ट है किसी एक पार्टनर कितना मिलेगा? 40,000, और कितने दूसरे मिलेगा? 60,000। किसी एक को कम मिल रहा है ना, जबकि वो रिजर्व पे तो पैसा उनको मिलना चाहिए था नॉर्मल वे में। तो मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट में एक ये भी हमारा सेगमेंट है बैलेंस शीट में, जिसपे कि रेशो बदलते वक्त पार्टनर्स आपस में क्लैश कर सकते हैं। तो क्लैश ना होने पाए तो बहुत समझदारी क्या है, हम इसका भी क्या कर लें, एक वर्ड होता है जिसमें लोग कब से कर रहे हैं, वो क्या है? हम इसका भी ट्रीटमेंट कर लें। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? इसका भी हम लोग एंट्री पास करके जो भी इसका करना है, मतलब तुम्हें बांटना है नहीं बांटना है, उसी वक्त क्लैरिफाई कर लिया जाए। बांटना है तो सबसे सिंपल होता है, दोबारा सुनो, इन रिजर्व्स को लेकर के पार्टनर्स आपस में न लड़े न झगड़े। तो समझदारी क्या है? जहां रेशो चेंज दिखा किसी क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, तो इट्स बेटर कॉन्फ्लिक्ट होने ना पाए, तो उन सारे रिजर्व्स को, उन सारे सरप्लसेस को पार्टनर से बांट दिया जाए। और बांटने के टाइम पे एक छोटा सा पहले ब्रीफ दोबारा रिकॉल करते हैं, जो लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में, वो क्या था कि जब भी हम किसी चीज़ कोई भी चीज़ पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे, मतलब उनको हम लोग देंगे, टू गिव, उनको देंगे, तो हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट, या इन शॉर्ट जो चीज़ पार्टनर्स के अमाउंट को इंक्रीज कराए तो क्रेडिट, जो डिक्रीज कराए तो डेबिट। मतलब पार्टनर्स से अगर हम कोई चीज़ मांग रहे हैं, प्रोवाइड मतलब देना, या तुम उसको रिसीव भी कह सकते हो, और टू गिव अगर उनसे हम टू टेक, हम उनसे कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो चीज़ आप दीजिए, तो ऐसे केस में हम उनके नाम को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब ये तो हुआ एक बेसिक लॉजिक कि जब भी हम रिजर्व्स का सेटलमेंट करते हैं तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग याद रखना, ये तुम्हें काम आएगा इस पूरे बुक को पढ़ते वक्त, सिर्फ चैप्टर नहीं, पार्टनरशिप जब पढ़ोगे रिजोल्यूशन तक, वहां तक ये लॉजिक काम आता है। अब होता क्या है कि तुम लोग मन में सवाल आ सकता है कि सर अगर बैलेंस शीट में अपीयर्ड पहले से है रिजर्व सरप्लसेस, तो कितने हो सकते हैं? बांटना सबसे सिंपल है, ध्यान देना, रेशो बदल रहा है तो बांटना मजबूरी है। जिस तरह से क्लैश ना होने पाए तो इसका भी सेटलमेंट करना जरूरी है। हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं कि भाई रेशो बदल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने बार बार कहा दिस सिचुएशन इज नॉर्मल कंडीशन, रेशो बदल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल केस है। बट बिकॉज बदल रहा है तो कुछ फॉर्मेलिटीज करना होता है। फॉर्मेलिटीज क्या है? गुडविल का वैल्यूएशन कर लो, फिर इसके थ्रू एंट्री पास कर लो, अभी कैसे एंट्री पास हो बताएंगे हम, कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया वो भी जान लो। अगर ऑलरेडी अपीयर्ड है कोई गुडविल, सॉरी अपीयर्ड में रिजर्व सरप्लसेस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, हमें इनका भी ट्रीटमेंट करना होता है। इन टोटलिटी कितने पॉसिबल हमारे ये सब हो सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर? चलो देखते हैं हम लोग। बैलेंस शीट के अंदर अपीयर्ड के लेवल पे रिजर्व सरप्लसेस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है? चलो देखो,
हमारे पास दो सेगमेंट है, एक साइड है हमारा एसेट्स है और एक से हमारा लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी हो गया क्योंकि हमारा एसेट्स। हम यहाँ पे तुमको बैलेंस शीट में क्या आता है वो नहीं पढ़ाने बैठे हैं फिलहाल, वो तुम लोग पढ़े 11th क्लास में। मुझे इतना बताना है कि पॉसिबल रिजर्व्स कौन कौन से हो सकता है और कहाँ पे हो सकता है। मोस्टली रिजर्व्स यहाँ आता है, भूलना मत, मोस्टली क्या आता ही है। हाँ बट रिजर्व बहुत सारे हो सकते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ स्पेस कम है, फुल फॉर्म तो लिख लो। पहला जनरल रिजर्व, दूसरा कंटिंजेंसी रिजर्व्स, तीसरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये सब हम लोग वर्ड्स को भी क्वेश्चन लगाते हुए दोबारा लिखेंगे, तो अभी सब सुन लो। जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 4 रिजर्व हो गए, बहुत है। और यहाँ पे सरप्लस में क्या क्या आ सकता है? प्रॉफिट लॉस, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस ऐसे लिखा रहेगा, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट बैलेंस, या अगर सिर्फ लिखा है प्रॉफिट लॉस तो भी इसी का बात कर रहा है। इतने हमारे पॉसिबल रिजर्व, सरप्लसेस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो यहाँ दे सकता है। इसका क्या करना है और कैसे करना है उसकी बात करेंगे। अभी तुम्हें याद करवा रहे हैं, ये तुम्हें काम आएगा इस चैप्टर नहीं, फिर से कह रहा हूँ इस बुक के लास्ट चैप्टर तक काम आने वाला है। तो याद रखो इतना ही इनफ है, इसके अलावा एक दो और भी होंगे, देखा जाएगा जब आएगा। यहाँ क्या आ सकता है? सबसे पहला यहाँ पीएल क्रेडिट था ना, कुछ नहीं लिखा है तो भी इधर आएगा, अगर लिखा है क्रेडिट तो इधर आएगा। बट अगर लिखा है पीएल डेबिट तो ऑलवेज यहाँ पे आता है, क्योंकि दिस क्रेडिट इंडिकेट प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट था और प्रॉफिट हमेशा यहाँ लिखा था। क्यों लिखा था यहाँ पे? क्योंकि ये प्रॉफिट एक्चुअली फर्म देगा पार्टनर्स को, और जो चीज तुम पार्टनर्स को देने वाले हो इन फ्यूचर दैट बिकम्स लायबिलिटी फॉर द फर्म, कि देना है आज नहीं तो कल फर्म को, फर्म देगा पार्टनर्स को। इसी प्रकार अगर यहाँ लिखा है डेबिट, दिस इंडिकेट लॉस, और लॉस का मतलब क्या होता है कि ये फर्म पार्टनर से मांगेगा। भाई फर्म उस लॉस का एक्चुअल बर्डन किस पे डालेगा? पार्टनर्स पे ही। तो एट द एंड पार्टनर्स को ही वो लॉस का पेमेंट करना है फर्म को। तो ये फर्म के लिए एसेट्स हुआ कि वो पैसा पार्टनर से मिल ही जाना है आज नहीं तो कल। और क्या पॉसिबल यहाँ पे आ सकता है एसेट्स में? एक ये हो गया, 3 नाम और है, एक गुडविल है। अब जिसके मन में चल रहा है ये गुडविल कहाँ से यहाँ पे आ गया? हम लोग अभी तो आप गुडविल सीख रहे थे ना, वैल्यूएशन वाला। ये जो गुडविल लिखा है बैलेंस शीट के अंदर, और जो तुमने वहां सीखा था वैल्यूएशन करते हुए मेथड्स लगाकर, बहुत सारे फॉर्मूलास लगा करके, दोनों में एक फर्क है। ये जो गुडविल था ये तुम्हारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल था, और ये वाला हमारा परचेस्ड गुडविल है। दोबारा कह रहा हूं, जो यहां लिखा है वो परचेस्ड गुडविल, तुमने गुडविल कहीं से परचेज किया है, दूसरे कंपनी का परचेज किया है, वो यहां से होता है। तुम जो अपना खुद का कैलकुलेट करते हो, जनरेट करते हो, दैट वहां पे होता है। दोनों अलग अलग है। ये भी याद ना रख पाओ तो इसको याद रखो एक और वर्ड से। वो वर्ड क्या है? ये हमारा होता है वैल्यूड, जो हम लोग खुद वैल्यू करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर क्वेश्चन में लिखा होता है कि वैल्यूड गुडविल। ये वाला तुम्हारा अपीयर्ड कहलाता है, अपीयर्ड गुडविल। दोनों में फर्क है। फिर क्या रहा, वहां पे वैल्यूड, यहाँ पे अपीयर्ड, तो दोनों गुडविल को सेम मत कर देना ना, सॉल्व सेम तरीके से कर देना। तुम इस गुडविल को कंसिडर करो एज लाइक जैसे बाकी करोगे भी कुछ देर बाद। इसमें और क्या आ सकता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है तुमने पढ़ा है 11th क्लास में अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते वक्त। इफ भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ दोबारा पढ़ लिया जाएगा। एक आखिरी आएगा इसमें, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। ये सब तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं है। देखो मैंने कितना लिख दिया है, काउंटिंग कर लो। अगर काउंटिंग किया जाए तो हमने टोटल अभी तक लिखा है क्या क्या, यहाँ 4 लिखा है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इतने हमारे पॉसिबल रिजर्व सरप्लसेस क्वेश्चन में दे सकता है। अब एक सवाल, क्या ये सब एग्जाम दे देगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करता है। आमतौर पर क्या होता है, तुम्हें इतने में से 1 2 3 देगा, दैट्स इट। तुम्हें उन सभी का ट्रीटमेंट करना आना चाहिए, और ट्रीटमेंट करने के लिए सिंपल सा कुछ बेसिक ट्रिक्स याद रखो।
जो भी चीज यहां पे है, कहां पे, लायबिलिटी साइड में, ये सब हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं, ये सब हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड मतलब क्या होता है, उनको देते हैं। और मैंने यहाँ बताया था कि जो भी तुमको दोगे तो ऐसे केस में वो सब कुछ पार्टनर्स के खाते में जा रहा है, हिस्से में जा रहा है। तो एट दैट मोमेंट दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक, ये याद रखना। और ये जितना लिखा है एसेट्स में, ये सब कुछ हम पार्टनर से मांगते हैं। वी टेक फ्रॉम द पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या करते हैं, टेक, उनसे वापस लेते हैं, क्योंकि दिस ऑल थिंग्स आर लॉस फॉर द बिजनेस, एंड बिजनेस सारे लॉस का बर्डन डालता है पार्टनर्स पे, उनसे मांग करके। और जो चीज तुम उनसे मांगते हो, तो ऐसे केस में कैसे मांगते हो, उनसे कैश नहीं मांगने जाओगे, तुम सिंपली उनके कैपिटल को क्या कर दोगे, डेबिट। और डेबिट अपने आप में बता देगा कि ये चीज पार्टनर से मांगा गया है। अब बताओ, तुमसे अगर ये कहा जाए कि मुझे एक बेसिक वो बताओ, हिंट क्या करना चाहिए अगर रेशियो चेंज हो रहा है। एक केस दे रहे हम, सिचुएशन, केस नंबर 1, कि अगर मान लो इफ रेशियो इज चेंज, जितना चेंज हो रहा है डजेंट मैटर, तुम्हारे हिसाब से इन सारे रिजर्व्स के साथ हमें क्या करना चाहिए, लगाओ दिमाग। ये केस हम बता रहे हैं हम। और केस 1 में क्या है, बाय डिफॉल्ट, मतलब कि ऑटोमेटिक, क्वेश्चन में कहे ना कहे दोनों ही केस में यही करते हो ऑलवेज। क्या है, गैस करो। अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, चेंज कुछ भी हो, इक्वल था कुछ और हो गया, कुछ और था इक्वल हो गया, कोई बात नहीं। तो जब भी ऐसा केस आता है तो ये बताओ इन रिजर्व सरप्लस के साथ में क्या करना चाहिए, दिमाग लगाओ। तुम्हारा अपना विवेक या अपना समझदारी क्या कहता है? क्या ये समझदारी है कि भाई जिस रिजर्व को बनाया गया था रेशियो बदलने से पहले, हम उस रिजर्व को क्यों छेड़छाड़ करें रेशियो बदलने के बाद? इट्स बेटर कि रेशियो बदल रहा है तो ये सारे रिजर्व्स को वहां से हटा दिया जाए, मतलब कि ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को दे करके उसको वैनिश कर दिया जाए, ताकि जब न्यू रेशियो बनाए, एक नया अपडेटेड रेशियो बनाए ना, तो जो भी रिजर्व अब बनेगा तो वहां का वहां देखा जाएगा, कोई क्लैश ना होने पाए। तो बहुत अच्छा क्या है, हम ओल्ड रिजर्व्स को, ओल्ड प्रोविजंस को, जो भी चीज़ हमारे हैं प्रॉफिट लॉसेस, उनको हम रेशियो बदलने के टाइम पे सिंपली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन द ओल्ड रेशियो। ये दोबारा कह रहा हूं, सबसे सिंपल केस है, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहे, एकदम सिंपल सी बात है कि तुम्हें दिख रहा है रेशियो बदल रहा है, रिजर्व दिया हुआ है, अब रिजर्व कौन सा दिया है, इतना पॉसिबल है जो भी देगा पे। तो सबसे सिंपल क्या है, इन सभी को जो जो देगा पार्टनर्स में बांट दो इन द ओल्ड रेशियो। न्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको इग्नोर करोगे। क्लियर है? कैसे बांटोगे? अब आते हैं इस ट्रिक पे। जो भी रिजर्व यहां का दिया हुआ है, कहां का दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड का, ये सारे रिजर्व्स हम पार्टनर्स को देते हैं ना, तो बताओ इसका एंट्री क्या बनेगा, इसका एंट्री, अगर इसका एंट्री बनाते हो इस वाले का, तो ये सब हम पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जो चीज पार्टनर्स को देते हो, ऐसे केस में पार्टनर्स का नाम कहां लिखाता है, नीचे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम बता रहे हैं इसका बता रहे जनरल एंट्री, कि इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा, जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं वो सब पार्टनर्स के कैपिटल में जाता है, जिसके वजह से उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, तो नीचे लिखा गया। और जो जो दे रहे हो वो सब नाम ऊपर लिखाता है फिलअप करने, जनरल एंट्री फिलअप करने के लिए। तो कितने नाम है, जनरल रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, एंड प्रॉफिट लॉस है। ये सब डेबिट में है, ये सब एक साथ ऐड कर लो पांचों को, जो भी अमाउंट आएगा उनको एज अ होल पार्टनर्स में बांट दो इन द ओल्ड रेशियो। थोड़ा सा ध्यान दो मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, देखो। जब भी हम ये सारे रिजर्व्स को पार्टनर्स में देते हैं तो करते क्या है, ये सब अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है, देखो इतने थे, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज थे तुम्हारे एग्जाम में। जो भी इन 6 में से 2 3 जितना भी देगा, उन सबको एज अ होल एक बार में लिखो, कहां पे, डेबिट में, और देने के बाद हम प्रोवाइड करें पार्टनर से। मान लो फॉर एग्जांपल हमारा ओल्ड रेशियो था इक्वली 1:1, ठीक, 2 पार्टनर्स मान लो, तो रिजर्व दिया मान लो 50,000 का,
WCR दिया है 40,000 का, IFR दिया 10,000 का, तो 50 40 10 कितना हो गया 1 लाख। तो वो पूरा लिखना पे, दो ही पार्टनर्स थे तो लिखो 2A 2B और बांट दो इन ओल्ड रेशियो दैट इज इक्वली, तो 50 है 50,000 बांट दो। तो इस तरीके से एंट्री बन गया उन रिजर्व्स का जो क्वेश्चन में अपीयर था बैलेंस शीट में इधर। अगर यहां कोई दिया होता, इन चार में से कोई भी एक दिया होता, तो उसका एंट्री कैसे बनेगा? तो इसका एंट्री और सिंपल है। अगर तुम्हें इसका एंट्री पास करना है जो रिजर्व्स यहां का दिया है एसेट साइड का, तो कैसे बनाओगे? सेम लॉजिक। इस वाले में क्या होता है, पार्टनर से पैसा मांगते हैं, तो इस बार पार्टनर का नाम कहां लिखाएगा? तो कैसे इसका एंट्री पास करोगे? सेम चीज, जो पार्टनर्स यहां लिखा था क्रेडिट में, अब कहां लिखाएगा? ऊपर डेबिटेड। और जो भी चीजें हैं अगर सब दिया है तो सब नीचे ले आओ। 2PL बस सीधा ना, ये PL डेबिट वाला है, 2 गुडविल, ये गुडविल अपीयर्ड वाला है, और क्या है 2 डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इन चारों को जोड़ लो, जो भी अमाउंट आएगा उसको एज अ होल सिंगल वे में ही बांटना पार्टनर्स के बीच में इन द सेम, इन द ओल्ड रेशियो। दो ही एंट्री बनता है। हाँ, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं अलग अलग बांटेंगे हम ताकि 4 एंट्री बन जाए, तुम्हारी मर्जी, बट इट्स बेटर क्लब किया जाता है इसमें कोई। हाँ, बस दोनों इसको मिला मत देना, मिला सकते हो बस फिर तुमको माइनस करना पड़ेगा। बट पता है मिलाने से क्या होता है, उसमें वो अमाउंट कभी राइट ऑफ हो नहीं पाता है। तो मेरा तो पर्सनल तुमसे कहना है कि मिलाना बिल्कुल मत, उसको इसी तरह पास कराओ। हाँ, एक कंडीशन और है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज ज़्यादा मिक्सअप नहीं कराएंगे हम। अभी हम सिर्फ फोकस हमारा इस पे करा रहे हैं, और हम पता चाहते तो जो इतना देर से हमारा चल रहा है एक्सप्लेनेशन बीते 30 मिनट से, हम तुम्हें चाहते तो डायरेक्टली यहाँ ला सकते थे इस टॉपिक पे, बट मेरा मोटिव था कि बीते 1 से लेके 7 वीडियो में हमने जो भी सीखा है वो अब जाके एग्रीगेट होके 8वें में जोड़ने जा रहा है। कुछ भी अब हमारा वेस्ट नहीं था जो पीछे पढ़ कर आए हैं। हाँ, जो बिना पढ़े आ रहे हैं तो उनको इतनी बातें सब लगे बहुत ज़्यादा लगेगा, जबकि ये 7 दिन की बातें हैं, इतने जो पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, रिजर्व्स वाला जो सेगमेंट है वो तुम्हें आज पहली बार सुने हो, पहली बार इस पर बात कर रहे हो, एंट्रीज देख रहे हो, कॉन्सेप्ट देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा हल्का फुल्का, बट हम लोग एक एक चीज़ पे काम करेंगे आने वाले क्वेश्चंस लगाते लगाते बुक में से देख के अगले 3-4 वीडियोस में, जो कि आराम से हो जाएगा। बट अब यहाँ पे आते फिर से, अगर मान लो हम तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाते हैं, चलो एक काम करते हैं, इतनी बातें याद रखो, हम तुम्हें इतने ही सेगमेंट में एक सवाल दिखाते हैं, सिंपल सवाल है 1 मार्क्स का है, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने एक सवाल लिखा है दैट इज क्वेश्चन 25। अब देखो इस सवाल में क्या खास है, और अभी तक जितना हम लोगों ने बेसिक्स दोबारा रिकॉल किया, ये बेसिक जो मैंने रिकॉल किया है ये हमको अब हेल्प करेगा इस चैप्टर को 90% तक ले जाने में। जो लास्ट का 10% है वो तो आसान है, वो और आसान है। एक नया टर्म आएगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटीज, बहुत बाद बात करेंगे। बट जितनी बातें डिस्कस की हैं टिल नाउ, कुछ भी वेस्ट नहीं है, उसको लिख के रखे रहो। हम लोग इसी चीज़ को दोबारा बार बार पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले एक सवाल देखो। अब लास्ट टाइम मैंने 24 कराया था, उसके पहले अगर जाओगे तो मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर कौन सा, आई थिंक हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 16। अब सोच लो 16 के बाद 17 से लेके मैंने आगे क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक बेटा ये बता रहे थे। देखो अभी तक हमने जितना बेसिक्स पढ़ा है टिल नाउ, वो अब हेल्प करेगा लगातार सारे सवाल लगवाने में। और मैंने इतना जो बताया दोबारा से वो क्लब करने का मेरा तरीका था कि भाई जितना अभी तक पढ़े हो देखो कितना चीज़ें वेल कनेक्ट होते जा रहा है। इस क्वेश्चन में खास क्या है, यहाँ पे कह रहा है एंट्री पास करना है एंड गुडविल का बताना है ट्रीटमेंट। अब सोच लो कि गुडविल कौन सा गुडविल, इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे वैल्यूड गुडविल आएगा किसका, हमारे फर्म का, उसकी बात कर रहा है। बट यहाँ पे डायरेक्टली गुडविल दिया ही नहीं है, दिया होता तो अच्छा होता, काम हमारा जल्दी हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, और वो निकालने के लिए कंडीशन दिया है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, परचेज ईयर दिया हुआ है एंड 3 साल का प्रॉफिट दिया है, और कह रहा है 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे गुडविल निकालो पहले, फिर उसका ट्रीटमेंट करो। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट बांट लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, अगर रेशियो ओल्ड से न्यू आते आते
3:1 था, 5:3 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है इस रेशो के चेंज के दौरान कोई पार्टनर सैक्रिफाइस एंड कोई पार्टनर गेन किया होगा। तो पहले वेरीफाई करके चेक करो। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे अगर कि कौन गेन कौन सैक्रिफाइस किया है, तो जरा देखो कितना आएगा। ए का अगर चेक करेंगे सैक्रिफाइस या गेन, तो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे ए का ओल्ड कितना है 3/4 और कितना ए का न्यू है 5/8। जिसको ये दिक्कत आया कि मैंने कैसे लिखा है, इसका मतलब वो मेरा फर्स्ट सेकंड लेक्चर नहीं देखा अच्छे से, क्योंकि रेशियो से प्रपोर्शनल बनाना, रेशियो से फ्रैक्शन बनाना, दोनों बात वहाँ पे किए थे। अब ये बेसिक मैथ है, सॉल्व कर लो। कितना आएगा ये, इसका इसमें 8 आएगा, 2 6 1 5। जैद जैद ध्यान दो, पहले ए का निकल गया, अब प्लस में आया है, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस। बी का चेक करो इस तरीके से, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड हमारे पास बी का कितना है, ये बी का लिखा है 1/4 और कितना बी का न्यू है 3/8। ये भी सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ये आएगा तुम्हारा 2 - 3 दैट इज -1 और माइनस जहाँ दिख गया तो ये गेन हुआ है। ये गेन सैक्रिफाइस से इतना तो क्लियर हो गया कि रेशियो बदलने से ए घाटे में है और बी फायदे में है। बी को शेयर उसका बढ़ जा रहा है और एस ए का घट जा रहा है। कितने से घट रहा है कितने से बड़ा मालूम चल चुका है। अब यहाँ पे सॉल्व करो कि फर्म का गुडविल है कितना, तो वो निकालने के लिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट 3 साल का। जरा यहाँ से ही इसका एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, इन तीनों को क्लब कर लो, ऐड कर लो, अपॉन 3 कर लो, तो 36,000 प्लस 32,000 प्लस सॉल्व करो कितना आ रही है, श्रेयस कितना आ रहा हूँ पक्का। ये हमारा आया एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल अगर तुम्हें निकालना है फर्म का वैल्यूड वाला बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला क्या था, ये सब डिस्कस किए हैं हम लोग, कुछ नया नहीं पढ़, नया तो मुझे एंडिंग में आएगा अभी। फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना दिया है 36,000, परचेज ईयर दिया है 2, नहीं दिया तो 1 मान लेते हैं, ये हमारा आएगा 72,000। ये आ गया फर्म का गुडविल। अब ये पता है गुडविल कौन सा अमाउंट है, ये वो गुडविल का अमाउंट है जो कि अगर फर्म आज अपने फर्म को बेचे, मतलब पार्टनर्स आज फर्म को सेल करेंगे, तो गुडविल के नाम पे फर्म के पार्टनर्स इतना पैसा मार्केट से ज़्यादा मांग सकते हैं। फर्म बेचा नहीं जा रहा है, बट ये प्रेजेंट वैल्यू है फर्म का मार्केट में, जो कि वो मार्केट से मांग सकता है अपार्ट फ्रॉम एसेट्स एंड लायबिलिटीज के अबव जा करके। तो अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, ये 72,000 पूरा फर्म का गुडविल है ना। अब यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा, यहाँ जो ए है और जो बी है, जब उसमें से ए सैक्रिफाइस किया है बी गेन किया है, तो ये जो फर्म का गुडविल है प्रेजेंट का, जो कि आज फर्म को सेल करने में एक्स्ट्रा मिल सकता है, पार्टनर्स इतना पैसा नहीं मांग रहे पूरा, वो चाहते हैं, अगर ए की बात करें, ए चाहता है कि भाई जितने से हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं आज, मुझे आज के ही डेट में उतने हिस्से तक का कॉम्पेंसेशन मिल जाए। कॉम्पेंसेशन और किससे मिले, फर्म से नहीं, जो हासिल किया है, जो हम मेरा शेयर पा रहा है, गेन कर रहा है, बी से मतलब। तो यहां से एक बनता है जनरल एंट्री, यहां से क्या बनता है हमारा एक जनरल एंट्री, कि जब भी तुम्हें अगर सेक्रीफाइस्ड एंड गेन्ड पार्टनर्स, इन दोनों के केस में एंट्री पास करना है, सिंगल एंट्री पास करना है, सिंगल एंट्री। तो एंट्री क्या बनता है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, अब दिमाग लगाओ, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या चाहेगा, पैसा पाना कि पैसा देना, पाना, सिंपल लॉजिक है। जो सेक्रीफाइस कर रहा है शेयर, वो चाहेगा उसको अभी कुछ तो मिल जाए सेक्रीफाइस करने के बिहाफ पे, तो ऐसे केस में पार्टनर पाना चाह रहा है। और मैंने लिखा था कि जब भी पाना चाहेगा तो उसका नाम कहाँ लिखाना चाहिए, क्रेडिट में। तो इस सिचुएशन में जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसका नाम हमेशा कहाँ लिखोगे, टू नीचे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू। जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया वो नीचे आएगा, ये हमेशा याद कर लो। और जो गेन कर रहा है
वो तो फायदे में है, तो उसको उस फायदे को, उस शेयर को पाने के लिए प्रेजेंट में कुछ तो देना पड़ेगा, उस सैक्रिफाइस पार्टनर को खुश करने के लिए। तो देना जब पड़ेगा तो इससे उसका खुद का कैपिटल घटेगा ना, तो वो कहाँ दिखाएगा, डेबिट में। तो ऊपर क्या आएगा, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर। ये ध्यान देना, ये लॉजिक तुम्हारा तब काम आता है जब फर्म प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट में कह लो, या फिर जब अमाउंट हमारा प्लस में हो। ये भी तरीका से याद करने का है। जैसे गुडविल अमाउंट जो हमारा है ना, ये प्लस में है ना, ये गुडविल का अमाउंट प्लस में है, तो ये 99% केस में यही काम आता है। कुछ रेयर केस है, रेयर केस जहां पे ये फॉर्मूला जो एंटी बना है उल्टा हो जाता है। जैसे अब सोचो जरा, फर्म के अंदर लॉस चल रहा है, तो लॉस वाले केस में क्यों सैक्रिफाइस नीचे बैठेगा, क्योंकि जो नीचे बैठ गया इसका मतलब वो उस चीज को हासिल करने जा रहा है। तो अगर लॉस वाले केस में तुम सैक्रिफाइस नीचे बैठा दोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सैक्रिफाइस पार्टनर सैक्रिफाइस तो कर ही रहा है अपना शेयर, और उस लॉस को भी वो बियर कर रहा है, ले रहा है, मतलब तो डबल लॉस हो गया ना। तो इसे लॉस वाले केस में ये एंट्री रिवर्स बन जाता है, बट जब वो आएगा वहां बताएंगे। अभी फिलहाल में एक चीज क्या याद करना है, नॉर्मल केस में गेनिंग ऊपर सैक्रिफाइस नीचे, क्यों, रीजन बता दिए। अब आ जाओ अपने एंट्री पे, लास्ट एंट्री। इस क्वेश्चन के हिसाब से इस पूरे गुडविल में से ए चाहेगा कि उसको कुछ पैसा तो मिल जाए जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एंट्री जब पास करोगे फाइनली, तो ए का नाम कहाँ लिखाएगा, नीचे, टू ए कैपिटल अकाउंट, और जो बी है वो कहाँ लिखाएगा, ऊपर, बी क्योंकि गेन कर रहा था, कैपिटल अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट अमाउंट, बी कितना अमाउंट देगा गुडविल का, क्या पूरा अमाउंट देगा क्या, कॉमन सेंस लगाओ भाई, जितने से वो गेन किया है वो भी उतना ही देगा। वो जैसे मान लो गेन कर रहा है 10 रुपए, तो क्यों 100 रुपए देगा, तो ये 72,000 पूरे फर्म का है। उस पूरे फर्म के शेयर में से, उस पूरे फर्म के शेयर में से जितना वो गेन किया है वो सिर्फ उतना ही हिस्सा देगा। तो ये तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, जो कितना आएगा सॉल्व करने पाएगा। सिमिलरली ए कितना रिसीव करेगा, जितना वो सैक्रिफाइस किया है, तो उससे अधिक वो नहीं मांग सकता। तो पूरे फर्म के गुडविल का जितना वो सैक्रिफाइस किया है उतना मांगेगा, जो कि इत्तेफाक सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, बिकॉज 2 ही पार्टनर्स हैं। कल को 3 पार्टनर जब होते हैं तब वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है सॉल्व करते वक्त, वहाँ का वहाँ देखा जाएगा। फिलहाल ये नॉर्मल सवाल था, एकदम नॉर्मल है, बट हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का सवाल था, क्योंकि तुमने यहाँ पे सब कुछ क्लब कर दिया। हाउ टू फाइंड सैक्रिफाइस गेनिंग प्रपोर्शन, हाउ टू फाइंड अगेन गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमने तो बाकी मेथड भी सीखा हुआ है, यहाँ तो एबनॉर्मलिटीज दिया भी नहीं था, एडजस्टमेंट सिंपल क्वेश्चन था गुडविल निकालते वक्त। फिर ये हमारे नया था कि हमने कैसे गुडविल का एंट्री पास किया। ये अभी हमने आज का जो मेरा लेक्चर है, मेरा इसमें फोकस थोड़ा लेस था न्यूमेरिकल लगाते वक्त, लेकिन ये ध्यान देना कि ये सारी बातें अगर तुम्हारे मन में नहीं, माइंड में नहीं है क्वेश्चन लगाने से पहले, तब बड़ा गड़बड़ करता है क्वेश्चन लगाते वक्त। और बिलीव मी ये चैप्टर इतना सिंपल है ना कि हम तुम लोग को बहुत जल्दी चाह रहे हो मोमेंट आ जाए जहाँ पे हम चैप्टर एंड अप कर चुके हो, रुके अभी, और PYQs लगवा कर तुमको दिखा सके हम बीते 3 साल में क्वेश्चंस कैसे पूछे हुए इस चैप्टर के, और तुम लोग खुद ही कहोगे कि सर वहाँ 9 मार्क्स से सिंपल आया था चैप्टर 1 से, यहाँ भी 8-9 नंबर बहुत सिंपल आ रहा है, मतलब मेरा 17 मार्क्स से बन गया बिना ज़्यादा आगे पढ़े 80 में से। और इसी तरह पढ़ते पढ़ते हम लोग 70+ पाते हैं 80 में से। बात समझ में आया, हवा में नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो, हर चैप्टर फोकस करते हो और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हो। अभी आज इतना पढ़े हो, जब और आगे बढ़ो चीज़ें और आगे जाएगा। फिर खैर इसको हम आगे ले जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज एक ही सवाल लगा पाए, बट हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियरेंस किए हैं। और तुमने नोटिस किया होगा इस क्वेश्चन में इसकी बात ही नहीं हुआ रिजर्व्स का, तो मैंने क्यों ही तुम्हें बताया था। तो पता, अब यही चीज़ कल फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ पता क्या होगा, इस क्वेश्चन में अगर हम इतनी बातें लिखने के साथ, ध्यान देना, बस हिंट करें, डिस्कस कल करेंगे अच्छे से, सिर्फ इतना कह दिए होते हैं इस क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा क्या लिख दिए होते हैं कि इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल एक प्रॉफिट अपीयर्ड है, क्रेडिट बैलेंस कितने रुपए का, 40,000 रुपीज़ का, इतनी बातें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो ये सवाल तुमने सॉल्व किया है, यही काम अगर ये जोड़ भी देगा डिट्टो पूरा किए होते हैं।
बस अब इस एक्स्ट्रा कंटेंट की वजह से एक एंट्री और बनेगा। इसका तो कर ही चुके थे। अभी जो अपीयर एक और दिया प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, ये कहाँ का पार्ट है? यहाँ का है ना। तो बिकॉज यहाँ का पार्ट है तो पार्टनर दे देना। तो यहाँ 2 ही पार्टनर्स थे, तो जितना तूने सॉल्व किया है ना, इतने कैलकुलेशन में एक एंट्री बढ़ा लेना। क्या बढ़ाओगे? वो 40,000 जो क्रेडिट बैलेंस दिया है वो तुम पार्टनर्स को देने वाले हो, तो पार्टनर्स कहाँ लिखाएंगे? नीचे। और इन द ओल्ड रेशियो तो 2A to B, और दे क्या रहे हो? PL प्रॉफिट लॉस डेबिटेड। कितना अमाउंट है? 40,000। इसको बांट दो इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 3:1, जो कितना आएगा बांटने पे? 30 और 10। हमने एक सवाल और सीख लिया, कल लगवाएंगे, बट बताना क्या चाह रहे हैं हम, यही सवाल में एक जोड़ा तुम्हारा एक एंट्री बढ़ गया, एक और अगर दिया होता तो एक और एंट्री बन जाता। मतलब चीजें एक्स्ट्रा हो जा रहा है, होगा वही सब, कुछ बदल नहीं जाएगा। तो इतना देखना पड़ेगा ढंग से। नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे, ये हमारा 7th वीडियो, 8th वीडियो था, 9th वीडियो और इंपॉर्टेंट होगा। होपफुली हम तुम्हें कल ही इस पूरे रिजर्व में से 2 रिजर्व तुम्हारे एग्जाम में 100% आता है। 2 रिजर्व सेपरेटली आ सकता है, हर साल आता है, या एक क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन 20 में आ जाएगा, पता कौन सा है? और हम लोग उसी पे कल बात करेंगे डिटेल में पूरे 40-50 मिनट्स तक। ये 2 टर्म्स क्या लिखा था? क्या तो फुल फॉर्म भूल गए? फुल फॉर्म क्या था? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड, तो इसको फंड भी कह सकते हो, कई जगह फंड लिखा होता है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन 2 पे सेपरेटली क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, और हम लोग इस पे ढंग से काम करने वाले हैं। ये दोनों पे काम कर लेंगे, फिर एज अ होल मिक्सअप काम करेंगे, चैप्टर 90% खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है। फिर जो लास्ट का 10% है वो रह जाता है सिर्फ एक और सेगमेंट पे, जो कि है इस प्रॉफिट रेशो के चेंज होने से फर्म के एसेट्स लायबिलिटीज पे भी इम्पैक्ट होता है, उस पर बात करेंगे लास्ट जब बचे तब। वहाँ पे फिलहाल इतना देख लो, फोटो ले लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? चलो, धन्यवाद।